अच्छा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे एक बार दोबारा से आप सभी का जो है हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शक और सब्सक्राइबर के प्रति। आज जैसा कि आप जानते हैं, सोनम वांगचुक सर की जो है अनशन का जो है चौथा दिन है। और आज की जो ये सारी वीडियो झलकियां हमारे सहयोगी अनिल दुफारे ने रिकॉर्ड करी है सीधे लद्दाख भवन से, जो हम आपको थोड़ी देर में इस इंट्रो वीडियो के बाद जो है साझा करेंगे। और आज वहां पर क्या क्या डेवलपमेंट हुई, कैसा माहौल था लद्दाख भवन के सामने, उन सब के जो है नज़ारे आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, हमारे कैमरे की आंखों से। कैमरा और जो है सारा जो रिपोर्टिंग है, वो आज की सारी रिपोर्टिंग जो है हमारे सहयोगी अनिल दुफारे ने की है। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी जो जनरली 12 से साढ़े 12 के बीच में जो सोनम वांगचुक आते हैं बाहर लद्दाख भवन से, मीडिया कर्मियों से बात करने के लिए, अपने प्रशंसकों से बात करने के लिए, जो भी लोग उनसे मिलने की इच्छा रहते हैं उनके साथ जो है बात करने के लिए। तो वैसे ही कुछ झलकियां जो है इस वीडियो में आपको जो है दिखाई देंगी। और साथ ही दोस्तों, एक और डेवलपमेंट है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पदयात्रा है, जो 1 महीने की पदयात्रा थी, जो 1 सितंबर को चलकर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की समाधि पर समाप्त होना था, गांधी जयंती के दिन। और उससे पहले की सारी एक्टिविटीज आपको जो है पता है, जिसका आयोजन जो है लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व जो है सोनम वांगचुक कर रहे थे। और अभी जैसा आप जानते हैं कि ये जो अनशन हो रहा है, वो 6 शेड्यूल की मांग को लेकर के हो रहा है। और ये अनशन आज चौथे दिन भी जारी है लद्दाख भवन से ही। क्योंकि वहां पर बहुत सारी जो है बंदिशें होती हैं। हर एक राज्य का जो भवन होता है, उसमें बहुत सारे जो अति विशिष्ट वीआईपी लोग आकर के रुकते हैं, तो उसके कुछ सुरक्षा के प्रोटोकॉल होते हैं। तो सुरक्षा के प्रोटोकॉल को मानने के लिए जो है हमेशा जो वहां पर जो सोनम वांगचुक की जो टीम बैठी हुई है अनशन के ऊपर, उनका आम लोगों से जो है मिलने में दिक्कतें होती हैं। तो उसको देखते हुए जो है अभी उनकी टीम ने कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले अपेक्स बॉडी ने जो है दिल्ली हाई कोर्ट में एक प्ली लगाई है। और उनसे और हाई कोर्ट से जो है मांग की है कि उनको इजाजत दी जाए कि वो जंतर मंतर पर जो है अपना धरना प्रदर्शन कर सके। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने का फायदा ये है कि वहां पर जो है, क्योंकि वो एक सार्वजनिक जगह है और एक डिफाइंड जगह है, धरना प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। तो वहां उनसे मिलने के लिए निर्बाध रूप से जो है सभी लोग आ पाएंगे, चाहे वो राजनीतिक दलों से हो, सामाजिक संगठनों से हो, एनजीओ से हो, या उनके प्रशंसक हो, या आम नागरिक हो, जो उनके इस मुहिम को मजबूती देने की इच्छा रखते हैं, मगर जो है लेह लद्दाख भवन में उनसे जो है हमेशा मिलने की सुविधा नहीं है, इसलिए वहां पर आ नहीं पाते हैं। तो ये जो मांग अब तक जो वो भारत सरकार से जो आग्रह कर रहे थे कि जंतर मंतर पे उनको धरना प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए, तो वो उनकी जो है रिक्वेस्ट बार बार जो है रिजेक्ट होने के बाद जो है अब उन्होंने हाई कोर्ट की तरफ जो है रुख किया है। दोस्तों, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में जो एक बहु जो है प्रतीक्षित मैसेज का मैं इंतजार कर रहा था, जो मुझे अब तक नहीं मिला था, आज मिला है। तो उस मैसेज का जवाब दूंगा। और मैसेज जो है कहाँ से आया होगा आप समझ सकते हैं। मैसेज है ये राइट विंग टोलियों की तरफ से। जो राइट विंग जो टोली है, जिनका मुख्य काम जो है ट्रोलिंग का है। और उनकी जो न्यूज़ फैक्ट्री के बारे में हम सभी जानते हैं कि उस न्यूज़ फैक्ट्री में किस तरह से जो है सही गलत न्यूज़ का जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ऐसा ही एक मैसेज सोनम वांगचुक की छवि को धूमिल करने का जो है हमारे तक भी पहुंचा है, मुझ तक भी पहुंचा है। तो उस मैसेज का जो है जवाब दूंगा अगले वीडियो में। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, ना मैं पत्रकारिता की पढ़ाई करी है, ना पेशे से मैं जो है पत्रकार हूँ। मैं डिक्लेयर्ड स्वघोषित पक्षकार हूँ। जो भी पक्ष मुझको ठीक लगता है, उसके पक्ष में खड़े होकर के उनके पक्ष को मजबूत करने के लिए जो है हम जो है बातें करते हैं। जैसा कि मैं मेरे साथी जो है सोनम वांगचुक के इस विचारधारा के साथ हमारी सहमति है। और हमें लगता है कि सोनम वांगचुक जिस
विचारधारा को लेकर के गांधी के मार्ग पे चलते चलते लेह से जो है यहाँ तक दिल्ली तक जो है चले आए हैं, उन सभी जो है बातों में जो है दम है। और क्योंकि लेह लद्दाख जो है हमारी भारत की एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारे दो दो देश, दो दो दुश्मन देश की सीमाएं लगती हैं, वहां पर जो है राजनीतिक या सामाजिक अस्थिरता कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पैदा करती है। इसलिए जो है हम इस यात्रा को हमने 17 दिन कवर किया। लेह लद्दाख की जो है आपकी पांग घाटी से कवर करते करते हम लोग जो है यहाँ तक आए, और ये लगातार हम इस यात्रा और इस यात्रा की विचारधारा को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं डिक्लेयर्ड रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पेशे से पत्रकार नहीं हूं, इसलिए मैं पक्ष ले सकता हूं। पत्रकार को जो है न्यूट्रल होना बहुत जरूरी होता है, वो किसी का पक्ष नहीं ले सकता। पत्रकार का काम होता है न्यूज देना, ना कि व्यूज देना। मगर हम जैसे लोग जो है न्यूज के साथ साथ उस पर अपनी व्यूज भी रख सकते हैं, क्योंकि हम पत्रकारिता के पेशे से नहीं जुड़े हुए हैं। इसलिए हम कोई पत्रकारिता के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं। हालांकि आज की पत्रकारिता किस तरह से चल रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो दोस्तों, इन्हीं वीडियोस की झलकों के साथ आपको छोड़े जाता हूं। और यदि आपको ये हमारी कवरेज अच्छी लग रही है और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बातें यदि अच्छी लग रही हो तो इन बातों के ऊपर लगे कि कुछ बातें लिखी जा सकती हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा। आपको लगे कि ये वीडियो दूर दूर तक शेयर किया जाना चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरे मेहदी शाह। You might watch that interview with Rajnish. फिर आपने बताया, लेकिन मैं अभी आधार को पूरा जाके चली उसमें आपने बताया 71 पे कम लद्दाख उसमें पाकिस्तान में आते थे, जो गिलगित बल्तिस्तान के एरिया है। फिर आपने अपनी लैंग्वेज के बारे में भी बताया था कि वहाँ की बड़ी एथनिसिटी है वहाँ की, पर मैं अच्छी तरह सुना नहीं सकती। आप लोग कहाँ से हो? यहीं से? हम लोग डॉक्टर हैं, गाजियाबाद में रहते हैं। हमने यूपी उत्तर प्रदेश हम तो सिर्फ पार्टी सब लोग देना चाहते हैं अपने फ्रेंडली लोगों को, सेम वॉइस को सुनने के लिए गवर्नमेंट को कुछ सुनने का। मैं आपको बता रही हूँ, आप बहुत सुंदर लोग हैं। गांधी जी का काम आसान था, उनका काम ज़्यादा मुश्किल है। बढ़िया भी है तो पार्क जोन बाइक गांधी जी हमेशा अगर गांधी जी का ज़्यादा ईजी है, बात इज इंग्लिश पीपल वर्क टू बेटर। बट हियर इन पूरे वर्ल्ड गांधी का even if we are bad, yet we have to take the right path. Because our belief is on Gandhi. फॉलो नहीं करना चाहता आज के टाइम पे। पार्क तो वही रही बात तो वही रही। आखिर जो मर्जी कर ले घूम के वहीं पहुँचेगा। लोग इतने ज़्यादा ब्रेन वॉश हो गए रिलीजन को लेकर, या सोच नहीं सकते। पढ़े लिखे लोग में कई लोगों यार से कल मैं हिंदी बोलता 11 बजे एक बंदा कह रहा था कि मैं आरएसएस का बंदा हूँ। मतलब वो कह रहे हैं कि जो चीज़ आप लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, मैं आरएसएस का हूँ, लेकिन आपकी जो प्रोटेस्ट है वहाँ कोई मतलब
का रिलीजन नहीं है। ये ना देखो ये मैं इंडिया मुस्लिम है, मैं मुस्लिम हूँ, बुद्धिस्ट है, हमारे लद्दाख में इस चीज़ का वो नहीं रखता है ना। कहीं भी नहीं होना चाहिए। हाँ, कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर ये बुद्धिस्ट ये हाँ है ना बहुत सारे Majority is ये लैंग्वेज का ये ज्ञान है। इनका शबीर सभी is help. हर किसी के हर थोड़ा Religion is, I feel it's चार way lowest thing. Be it religion or caste, even colors, or genders, even any form of identity that we use it to discriminate, use it to divide people. इज द ओनली आज हमारे Some चालीस areas I have seen there's a religion, but in some areas there is basic, there's a skin color issue. कोई मतलब वहाँ तक मैसेज करने There's a की class सारे issue. वहाँ तक Some मैसेज करने areas there's caste issue. In some areas I have worked in construction. Almost 3 years. This got experience. So there is case of tribals and कौन रहेगा non-tribal. Our society is divided in every sense. But our constitution says the unity is there to respect, I think. It's important. महात्मा गांधी Yes, I haven't read things very well, डॉक्टर है ना, but I read. तो आप कुछ I have worked डायबिटीज का पेशेंट है, I worked in education for 8 years. यहाँ शुगर And I worked in Delhi for 3 years with the Vishnu government. When the Vishnu government was in power, I used to work with the municipal corporation. which book का प्राइज है This one, when he was in South Africa, about apartheid. There's that one, because when he talks about racism, and racism in the sense that it is not only just black white. Even if a white get discriminated by on the basis of his skin, even it is that is डिवीजन बिटवीन डिवीजन and his philosophy on education, Gandhian the kind of vocational skills he advocates. ये वाले उत्तराखंड In Uttarakhand, Mori, the remote one, in Uttarkashi region. So Mori is the remotest one on Himachal in Uttarakhand. So more remotest one, the Harkitun trek is a quite famous trek, but more of the school we used to go by walking. There's no road anymore. They will find only one teacher. Even that teacher is far better in handling the kids. But from the government point of view, infrastructures are very good. Teachers, yes, anytime they can collapse. Teachers are doing great. Yes, taking on government part. Teachers are really great. But again, they need support. So there's only one teacher in a one school. One student, how can he teach? They are doing I still remember when I went to Harkitun trek. So it is almost we walked for 14 hours. Then we went to a village. So we are not planned to visit this school, but we thought we will visit this remote school. So we met the teacher. There was tear in his eyes. He said, after 15 years, he is serving in this area for more than 15 years. 2 or 3 persons came from outside to talk about. Then we said all the night. All the night talked about. He was asking us about how to teach science better. So that was of patience and patience and dedication our teachers had. But नोबल टीचर noble teachers. It's very life changing. इनका बहुत अच्छा इंटरव्यू है पर मैंने पूरा नहीं सुना मतलब मैंने थोड़ा सा सुना फिर मैंने सोचा मैं बाद में सुनूंगी तो कौन सा चैनल पर था आपका मेरा एक तो 12 मासा के साथ 12 मास यस 12 मासा इट वाज 12 वो मास उसे डिटेल में there was this guy from I studied from pass out from IM I met him during the yatra. He talked to me. I said, where are you from? He said, Jonsar. So I said, I live here. And I talked about them coincidentally. It was from the same village I worked. जॉनसर जॉनसर बाबर Mori and all. जॉनसर बाबर पहले and पाकिस्तानी मोरी In Uttarakhand. नहीं जॉनसर बाबर
जौनसार करके है, जौनसारी जौनसर है, जौनसारी हम बाबर कहते हैं, वो एक्चुअली भाबर में बोलते हैं, एक्चुअली दैट इज So जौनसर। there's an चक्रवाता yeah, on my Instagram page and the full interview where we talk about how we part of India, you know, That is we on discuss Baramasa. about on Baramasa as well. Baramasa we have a very short one, but in on the self-talk official on the details. This one is 12 मासा बंद तो मैंने and this guy is from a rural background. Coincidentally, I happen to know his father. His father was a teacher. You can come to Turku, most welcome, because it's a very famous place. You can have a view of the other side of the border of Pakistan. You can meet people and have a lot of partition stories and all. This one. सेल्फ टॉक अपने स्टोरीज तो समय अभी नहीं, हम थोड़ी फिक्स शेड्यूल और क्लाइमेट दोनों एस्पेक्ट को लेकर थोड़ा बात हो। You have time, then you have time. Few minutes, I'll finish this one, and then you can take it inside. Ma'am, once sir will finish this media review, then we just few minutes. आप कहाँ है वो आप? हाँ एक सेकंड सर आज आपका चौथा दिन है इसमें। सरकार की तरफ से औपचारिक तो कोई साइन नहीं है, मगर हमें अच्छा ये लग रहा है कि अब हर पक्ष से, हर दल से लोग आ रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी से कई वरिष्ठ नेता आए, वरिष्ठतम नेता मुरली मनोहर जी का विशेष संदेश आया। ऐसे ही कल रात को देर रात कोई जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं वो हमारे कल शाम के अपडेट को देखकर, जिसमें हमने कहा था यहाँ बाहर हैं, मच्छर हैं, कीड़े हैं, तो वो हमारे लिए हर्बल इंसेक्ट रिपेलेंट लेके आए, मगर वो सामने नहीं आना चाहते थे। बोल रहे थे दूर से कि मैं किसी कैमरे में नहीं आ सकता हूँ, मगर मैं और मेरे बहुत साथी हैं जो आप लोगों के संघर्ष के लिए पूरी सहानुभूति और सद्भावना रखते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि चाहे जिस तरफ भी हों, लोगों में सत्य और न्याय के लिए अभी भी मूल्य है। तो इस तरह से बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मगर औपचारिक अभी तक कोई हमें संदेश नहीं है। सर जो आपकी लड़ाई थी, अभी तक आप पैदल मार्च कर रहे थे, फिर अब आप भूख हड़ताल पे हैं अनिश्चितकालीन, कब तक इस तरीके से आप, क्योंकि जाहिर तौर पे आपके स्वास्थ्य भी जो है चार्जेज आपसे खा ले रहे हैं, तो दिखता है सब। हमारा तो सिद्धांत ही यही है कि खुद पे पीड़ा दें और दूसरी तरफ पक्ष को ये एहसास हो कि हमारे साथ न्याय होनी चाहिए। इतने दूर से लोग, आखिरी नागरिक आखिरी सीमा से पैदल 30 दिन 1000 किलोमीटर करके 80 बरस से भी ऊपर के लोग आए, भूतपूर्व सैनिक आए, तो ये अपने आप में एक संदेश है। तो हमें उम्मीद है कि सूनर रादर देन लेटर हमसे वो मिलेंगे, हमें आश्वासन देंगे कि ये जो लद्दाख की समस्या है उसका समाधान करें। उससे भी ज़्यादा हम ये सोच रहे हैं कि वो जल्द से जल्द जो बातचीत चल रही थी सरकार और लद्दाख के नेताओं के बीच में, अपेक्स और KDA के बीच में, उसको दोबारा शुरू करेंगे। ये सबसे ज़रूरी है, वरना लद्दाख एक संवेदनशील सीमा है। वहाँ के लोगों को लगेगा कि जब देश को ज़रूरत होती है तो वो जान पे खेल के हर युद्ध भूमि में जाते रहे हैं। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, 48 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो, 2020 हो, हर एक में लद्दाख के लोगों ने
सेना को रसद पहुंचाई है, ज़ख्मियों को ख्याल किया है। तो ऐसे लोगों में ये भावना ना आए कि उनका कोई नहीं सुनता, उनका कोई वादे करने के बाद भी कोई अनदेखी कर देते हैं। तो ये होने से पहले अगर हो तो बहुत अच्छा है ये बात। सर आपने कहा बीजेपी के नेता आपसे मिलने आए कुछ वरिष्ठ नेता, क्या उन्होंने कहा, क्या कुछ आश्वासन दिया या? वो अभी तो यही कह पा रहे थे कि हमारी शुभकामनाएं, सद्भावनाएं, सहानुभूति हमारे साथ हैं और वो बात कर रहे हैं अपने अंदर नेताओं से कि लद्दाख के साथ न्याय हो। और आप कब तक सर इस उम्मीद में कि वहाँ से आपके पास कोई बातचीत की जाए, मतलब इस पूरे में बैठे रहेंगे या आगे में कुछ आपने एक्शन? जी, हमने तो पहले ही कहा है, हमारी जो प्रक्रिया है वो आमरण अनशन का है लद्दाख के इस मुद्दे पर। तो पहली बार 1 हफ्ते का, फिर 2 हफ्ते का, फिर 3 हफ्ते का, अब की बार 4 हफ्ते का होगा। अगर नहीं मरे तो फिर अगली बार 5 हफ्ते का होगा, जब तक ये सुलझ नहीं जाता। हमने तो दिल को आपके कदमों में रख दिया। कुछ उम्मीद सर कब तक सुलझ जाएगा, क्योंकि हर कोई यही जानना तो चाहता है। आप और कि सरकार से पूछें, हमारे हाथ में तो नहीं, हम तो सुलझाने के लिए ही यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, देश के लोगों तक हमारा संदेश लेने के लिए, क्योंकि ये लद्दाख की सिर्फ संघर्ष नहीं है, ये पूरे हिमालय की है और पूरे भारत की है। क्योंकि हिमालय के ग्लेशियर्स पर, हिमालय के प्रकृति पर पूरा देश निर्भर करता है। विश्व की 1/4 आबादी पानी के लिए इन्हीं हिमालय के ग्लेशियर्स पर निर्भर करता है। तो ये पर्यावरण पूरे देश का है। और दूसरा, हम लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। लोकतंत्र, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो आखिरी नागरिक तक पहुँचे ना। अभी लद्दाख में कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है, तो ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारा देश सच में लोकतांत्रिक बने। और तीसरा, ये सत्य का संघर्ष है कि जो वादे हुए थे लद्दाख के साथ वो पूरे हों। इससे हमारे नेताओं के कद और बढ़ेगा, वो बड़प्पन होगी कि वो अपने वादे पूरा करें, हमसे कम से कम मिलें, तो इससे वो छोटे नहीं होंगे। सर, देश किस प्रकार से सिर्फ लद्दाख को ही नहीं, हमारे पूरे भारत को, भारत की कृषि को अफेक्ट कर रहा है, तो अगर वो आज नहीं जागेंगे तो किस प्रकार से हमें और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा आने वाले समय में? जी, युवाओं के लिए खासकर ये चिंता का विषय है, क्योंकि अभी उनके सामने उनकी ज़िंदगी है और कुछ ही दशकों में बहुत बुरा हालत होने वाला है। हम तो पहले ही विस्थापित होंगे, क्लाइमेट रेफ्यूजीज़, शरणार्थी बनेंगे, मगर बहुत जल्द आप लोग भी पानी के लिए तरसेंगे यहाँ पर, क्योंकि बचा नहीं होगा वहाँ कोई ग्लेशियर। तो उसके लिए जो भी करना पड़े, स्थानीय या फिर देश के स्तर पर, विश्व के स्तर पर उन्हें करनी चाहिए। तो एक तरफ तो सरकार से मांग हो कि पूरे हिमालय के संरक्षण के लिए ऐसे नियम कानून बनाएं, जो हैं लागू हों, जो नहीं हैं नए बनाएं। दूसरी तरफ नागरिकों पर, सभी युवा हों चाहे जो भी हों, और ख़ासकर युवाओं पर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसमें और अपना वो ना करें, क्लाइमेट चेंज में अपना जो उनका क्या कहते हैं योगदान है वो कम से कम रहे उत्सर्जन के प्रति, कार्बन एमिशंस के प्रति। तो वो सादा जीवन जिएं और जिससे कि खुद भी जिएं, औरों को भी जीने दें। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली जैसे शहरों में लोग रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ज़ाया करते हैं, चाहे वो खाना हो, खाना आधा खाते हैं आधा फेंक देते हैं, चीज़ें हों यूज़ एंड थ्रो करते हैं, और बिजली हो तो बहुत ज़्यादती करते हैं। मतलब हम तो हैरान थे कि किस तरह से पूरा हिमालय बिगड़ रहा है बिजली के लिए। कहीं चरवाहों को हटाया जा रहा है लद्दाख में, तो कहीं नदियों को, गाँव को डुबाया जा रहा है। वो बिजली दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे शहरों के लिए, और यहाँ पर बिल्कुल ज़ाया कर रहे हैं लोग। बिना ज़रूरत के लाइट जला रहे हैं, एसी जला रहे हैं और रज़ाई में सो रहे हैं दिल्ली की गर्मी में। तो ये अय्याशी उनको ले डूबेगी। तो वो अपना जीवन सुधारे, जिससे कि ये सब ज़रूरत ना हो। तो फिर हिमालय में क्यों आनी पड़ेगी सरकार को और कॉर्पोरेट्स को? वो तो आते हैं दिल्ली के लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए। असल में ये ज़रूरतें नहीं हैं, ज़्यादतियाँ हैं। जी, यही संदेश। सर, मेरे 3-4 सवाल। एक मिनट वीडियो। उनके लिए पहले इनका वो फोटोग्राफ होने को सर एक बार प्लीज़।
सर पुस्तक से छोटा सा गीत और हिमालय गीता और गंगा, ये हमारी तो संस्कृति है। आप ही लोग जो है इसको संभाल के सर रख रहे हैं। हमारी तरफ से हमारे गुरु जी का सर इंटरप्रिटेशन है सर, ऐसे हम लोग बनारस से बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद। देखिए आप ही लोग सर हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा या कलाम सर और आप ही लोग हैं जो कि एक प्रेरणा के लिए बनते हैं, उनके प्रेरक के लिए। थैंक यू सर। ये आपका क्लाइमेट चेंज है और ये मतलब लास्ट बियॉन्ड कुछ नहीं है। जैसे यूएन डेजिग्नेटेड नेशंस है, उन्होंने कहा कि 47, 50, 60 तक हम पूरा क्लाइमेट नेट जीरो करेंगे। तो क्या यूएन को रिफॉर्म करनी चाहिए नेशंस के अंदर कि ये जो आपने किया है क्लाइमेट के ऊपर, ये आपको रिफॉर्म करके थोड़ा टाइम आगे ले लीजिए, जो आपने बहुत आगे बढ़ा चुके हैं। तो क्या वही मैंने पिछले विषयों में कहा ना, राइट अर्जेंट समय सीमा रखें। तो साइंटिफिक ये जो है ये सही है, लेकिन ये जो नेशंस का जो कहना है ये थोड़ा गलत है। प्रॉपर गलत नहीं है, आराम चाहते हैं लोगों की सहूलियत और पैसे के लिए वो पृथ्वी का समय आगे डाल रहे हैं। कुदरत तो अपना समय से तूफान लाएगी, आंधी लाएगी, जंगलों में आग लाएगी, तो हम 2070 लेके कहाँ पहुँचेंगे जब समय सीमा है 5 साल का, 5 भी नहीं 4 साल का। तो ऐसे में 2070 बहुत रिलैक्स्ड टाइम फ्रेम है। नहीं, मैंने बोल दिया सभी को एक साथ देखिए। मैं हर एक का नहीं कर सकता हूँ, आप समझ रहे हैं। नहीं जी, थोड़ा अंदर आइए। मना कर मना कर मना ये धुन नमला ये समय मन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का IRI वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ दिमागकर जी सर है, और जो कि लीडर है CPIM पार्टी के अंदर, CPIML जनरल सेक्रेटरी CPIML के। ठीक है, दोबारा से चैनल पर। और आज CPIML के जनरल सेक्रेटरी दिमागकर जी सर हमारे साथ है, तो हम सर से बातचीत करेंगे कुछ क्लाइमेट चेंज को लेकर और फार्मर्स की जो आज की स्थिति है इंडियन एग्रीकल्चर में, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो स्वागत है सर आपका। सर जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि आज जैसे कि हम बात करते हैं फार्मर्स के डबल इनकम की हम बात करते हैं, और भी हम कई प्रकार के मुद्दों पे हम बात करते हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि आज हमारे किसान की क्या स्थिति है हमारे देश में? डबल इनकम तो बहुत बड़ा धोखा था। किसानों से कहा गया था कि इनकम डबल हो जाएगा, तो समय भी बीत गया, डबल तो हुआ नहीं। और किसान जो मांग रहे हैं कि भाई जैसे स्वामीनाथन आयोग ने कहा, सीधी बात है कि तमाम फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो सपोर्ट प्राइस भी जो लागत से 1.5 गुनी हो, उसकी गारंटी कर दो, कानूनी गारंटी कर दो। आपको ये डबल इनकम, ट्रिपल इनकम ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सम्मान निधि के नाम पर 1000-2000 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसान जो मांग रहे हैं उस हक को दे दो। और ये 3 साल हो गए किसान आंदोलन में थे, आंदोलन के बाद अपने समझौता किया किसानों के साथ, और तब भी ये लागू नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इस दिल शर्म की बात है। हम कहते हैं कि भारत जो है किसानों का देश है, गाँव का देश है, खेती का देश है, और उस देश में किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा। और आज तो किसान आंदोलन में भी नए नए मुद्दे आ रहे हैं। किसान जो है, तो इस समय आज के पूरे क्लाइमेट क्राइसिस के दौर में अगर देश को बचाना है, यहाँ के ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बचाना है, बीज से लेकर के तमाम मामलों में अगर वाकई इस देश में हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो बिना किसान के सहयोग, बिना किसान की बात नहीं कैसे होगा। ये सरकारें जो है वो सब कंपनियों के लिए काम कर रही हैं। तमाम जो आपके ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम पर भी कंपनी वालों ने खूब कमा लिया और कृषि एक्शन करते हैं। तो हमें लगता है कि इस समय, इस दौर में किसानों की बात भी सुननी चाहिए, और किसानों के पास हर चीज़ की
जानकारी भी है और उनके पास सदियों का जो विजडम है वो किसानों के पास है। अगर उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम लोग हमेशा इस देश को कमज़ोर बनाएंगे। क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज जो भी हो रहा है, जैसे इसका एमिशन होता है, उसी से मोस्टली हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। बट फाइनली जो इसका जो मेन जो शिकार होता है वो होता है किसान। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, ना टाइम पे बारिश आ रही है, हमारी टाइम से पहले बारिश चली जा रही है, जिस टाइम पे बारिश नहीं आनी चाहिए थी उस टाइम पे बारिश आ रही है। तो इसका भुगतान जो है वो किसान को चुकाना पड़ रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो नागरिक है जो लगातार जो अपने एसीज में बैठे रहते हैं, वही कानून बनाते हैं क्लाइमेट चेंज पे, और लास्ट में जब रिपोर्ट निकालते हैं उस रिपोर्ट में लिख देते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार जो है वो जैसे पेडी जो ग्रो करते हैं हमारे जो किसान, उससे जो मीथेन का एमिशन होता है केवल वही उसके जिम्मेदार है। जैसे पराली को हम जलाते हैं उस टाइम पे क्या होता है, सिर्फ जो जितना भी दिल्ली में पॉल्यूशन होता है उसको किसान को केवल जिम्मेदार बता दिया जाता है। परंतु एक रिपोर्ट आती है ग्रीन ट्रिब्यूनल की, और वो रिपोर्ट में ये बोलते हैं कि जो दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है उसका जो जिम्मेदार है वो केवल किसान नहीं है, वो दिल्ली का स्वयं का खुद का पॉल्यूशन है। उसी की वजह से इतना जो पॉल्यूशन है, स्मोक जो हो रहा है, वो सब दिल्ली के पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, केवल पराली को जलाने की वजह से नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमेशा किसान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है किसानों के साथ, क्योंकि आज अब क्लाइमेट चेंज नहीं, हमें लगता है क्लाइमेट क्राइसिस और एक क्लाइमेट इंजस्टिस है कि जो लोग इस क्लाइमेट क्राइसिस के लिए जिम्मेदार हैं, अब वो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करिए, उन तमाम देश जो एक समय में जिन लोगों ने बेतहाशा इस देश में दुनिया के पर्यावरण और क्लाइमेट को नुकसान पहुँचाया, और आज वो हमारे ऊपर भी थोप रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि इस समय ज़रूरी है कि अब देश में हम क्लाइमेट क्राइसिस की बात करें और क्लाइमेट जस्टिस के लिए लड़ें, और सोनम साहब क्लाइमेट जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं।